हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिल जाएगा। जब आप आरआरबी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाना है। और मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको फुल टेस्ट, जिसमें ये 26 टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये जो आरआरबी एनटीपीसी फुल टेस्ट 1 है, टेस्ट नंबर 1 जो है ना, ये आपको यहाँ पे आपको फ्री देखने को मिलेगा। और बाकी के जो टेस्ट है ना, अगर ये वाले टेस्ट आपको लगाने हैं तो आपको इनका टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है बीट द हीट सेल, जो कि आपकी 28 से 30 अप्रैल के बीच में चलने वाली है। इसमें आपको करना क्या है, जाकर हमारा कूपन कोड MOCK10 यूज़ करिए। उसके थ्रू आपको मिलेगा 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसकी मदद से आपको ये पास प्रो 1 साल के लिए 439, मात्र 439 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत लोएस्ट प्राइस है इसका। तो यदि आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के साथ साथ एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे आप? मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको देता है एक साथ कई सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस। 800 से ज़्यादा एग्जाम्स के 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। करंटली 27 लाख से ज़्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट। आप जिस भाषा में चाहे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो यदि बात करें यहाँ पे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट सीरीज की, तो आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के भी मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 1300, लगभग 1300 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोनों के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे अपलोड किया गया है। ठीक है, तो बाकी इन्होंने फ्रेम भी इसको बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। आपको एडवांस लेवल के टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। फ्री टेस्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको अलग से सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। लूसेंट जीके के, अगर आपको अलग से जीके में आपको प्रॉब्लम होती है तो लूसेंट जीके के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो इसमें। इसको भी सब्जेक्ट वाइज आप देख रहे हो, यहाँ पे सभी को भी दे रखा है और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है कि आपको किसी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत होती है तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने चैप्टर वाइज भी टेस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें भी इन्होंने सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है। देख रहे हो आप, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेमिंग की गई है, अलग अलग सेक्शन भी डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, ये चैप्टर टेस्ट हो गए। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग सेक्शन के। ठीक है, जो सेक्शन आपका वीक है आप उसका पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो। और फुल टेस्ट भी आपको यहाँ पे 26 देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए भी इन्होंने स्पेसिफिकली अलग से मेंशन करके दिया हुआ है। सीबीटी 2 के लिए भी आपको देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे देखने को। सेक्शनल टेस्ट अगेन सीबीटी 1 की तरह सीबीटी 2 के लिए स्पेसिफिकली देखने को मिल रहे हैं सेक्शनल टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको सीबीटी 2 के लिए देखने को मिल जाएंगे। 40 टेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के टेस्ट सीरीज को फ्रेम किया हुआ है। न केवल आरआरबी एनटीपीसी बल्कि और अदर जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। ठीक है जी, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको खरीदना होगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको कोड यूज़ करना होगा MOCK10, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ वो पास प्रो मात्र 439, 439 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पास प्रो को खरीदिए और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आरआरबी एनटीपीसी का फुल टेस्ट नंबर 1। ठीक है जी, तो स्टार्ट नाउ। तो चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरा मार्कर आएगा ना नकली वाला, तो ये मेरा मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है ना, तो स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मार्कर चलता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको टाइम रुका हुआ दिख रहा होगा। ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ नहीं है,
क्योंकि ये स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से आपको रुका हुआ दिख रहा है, बट ये टाइम बैक एंड में चल रहा है। तो मैं जैसे ही मार्कर हटाऊंगा ना, तो टाइम आपको कंटिन्यू वहीं से होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मर्जी लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। चलिए हम हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन को। 69th 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि हमारी करंट अफेयर कितनी अच्छी है, तो इसको स्किप करेंगे। अभी हम करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उनको स्किप करेंगे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, पॉज करिए, देखिए, और उसके बाद हम हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोला इसने कि 14 मित्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 15वें मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत समान रहता है। 15वें मित्र की आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको एक चीज पता होगी एवरेज की, कि एवरेज का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसमें जितनी एवरेज है, मान लो इसने कहा 14 मित्र हैं, 14 मित्रों की एवरेज है 14 वर्ष आयु। अगर इसमें 14 14 के जितने भी जोड़ दिए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो एक 15वां मित्र आया और उसकी जो औसत है समान रही, एवरेज उतनी रही, इट मीन्स कि उसमें जो नया व्यक्ति जुड़ा होगा वो भी 14 वर्ष का ही होगा। तो 15वां मित्र जो है इसकी आयु कितनी होगी, 14 वर्ष ही होगी, है ना। तभी तो एवरेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एवरेज पे तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इसमें कितने भी बंदे आ जाएं, बट वो उतना ही लेके आए जितना एवरेज है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, इसको डार्क थीम करना भूल गए। कोई नहीं, आज इस वाली थीम से कर लेते हैं हम, क्या कर सकते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए इसको और फिर हम हिंदी में इसको करेंगे। चलिए, इसने अलग अलग साइन का अलग अलग मतलब बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर बाहर वाले ब्रैकेट को। ठीक है। तो 48 इंटू का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू का मतलब है घटाना, तो 48 माइनस 20, तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब है जोड़ना, तो प्लस। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है गुणा। तो 2 चौक 8, 8 प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, विभाजन, तो यहाँ पे डिवाइड आ गया। माइनस का मतलब है जोड़, तो ये जोड़ दिया, तो 2 और 4 6 हो गया। ये कितना, 36, 36 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ गया, 6। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का मतलब क्या है, इनटू, तो 6 × 2, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में आप इसको पढ़िए पॉज करके, और फिर हिंदी में। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो राइट टू वर्क कौन सा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। आपको पता है इसमें 100 दिनों का जो आपको काम का अधिकार मिलता है, कि एक वर्ष में 100 दिन कम से कम आपको काम दिया जाएगा। 2005 में ये आया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। चलिए हिंदी में देखें इसको। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? देखो, है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, बट ये इनके मॉक में बहुत बार आ चुका है, ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुके हैं। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन जो है वो आयोजित किया जाएगा, मतलब 24 में किया जाएगा नहीं, ये हो चुका होगा, पर अब ये पूछ रहे हैं। ठीक है। चलिए, मतलब उस समय पे जब अपलोड किया होगा फर्स्ट टेस्ट, तब का होगा ये। चलिए, एक ए एक ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 5 दिनों में कर सकता है। बी 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। ए बी सी एक साथ उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलके 2 दिन में काम कर सकते हैं। सी अकेला कितने समय में कर सकता है, तो इनका एलसीएम निकालें। तो 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 5 × 20। तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4, 5 × 20, इसकी 5 और इसकी 2 × 10। ठीक है। तीनों मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, और ए और बी मिलके एक दिन में 5 और 4 9 काम करते हैं। तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा, है ना। तीनों मिलके 10 काम कर रहे हैं, और ए और बी मिलके 9 काम कर रहे हैं, तो सी एक काम कर रहा है एक दिन में। और टोटल काम कितना, 20 है। टोटल काम अगर 20 है और एक दिन में एक काम हो रहा है, तो 20 दिन में 20 काम कर पाएगा वो टोटल सी। तो सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे। 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 28 फरवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है।
तो 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था। आपको पता है जब एक साल आगे जाते हो आप, सेम डे, जैसे 14 जनवरी 2022 है, अगर मेरे को 14 जनवरी 2023 पे जाना है, तो एक साल आगे जाने के लिए +1 हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है ना। अगर 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार है, तो 14 जनवरी 2023 को शनिवार होगा, ठीक है ना। बट लीप ईयर होगा तो +2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फरवरी 29 की होती है ना, ठीक है। तो 22 से 23 पे गए, +1 करा। 23 से 24 पे गए तो +1 किया। अब 24 से 25 पे जाएंगे ना, तो 24 जो है ना, ये लीप ईयर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी की बात चल रही है, तो आगे जब 24 से 25 पे जाएंगे तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, क्योंकि 24 जो है वो लीप ईयर है, 4 से विभाजित हो जाएगा, वो लीप ईयर होता है जो 4 से कट जाता है। तो ये लीप ईयर होने के कारण इसमें फरवरी 29 की होगी, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के 14 जनवरी 2025 तक पहुंचने के लिए मेरे को 1 2 3 4 4 दिन प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसने बोला कि 14 जनवरी तक हम पहुंच गए, 28 फरवरी 2025 तक जाना है, तो ये 4 दिन प्लस कर दिया एक्स्ट्रा, 14 जनवरी तक पहुंच गए। अब 28 फरवरी तक जाएंगे तो जनवरी के कितने दिन बचे? 14 जनवरी तक हम पहुंच चुके हैं, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 में से 14 के कितने बचे? 17 दिन यहाँ पे बचे, ठीक है। और 28 फरवरी, तो 28 फरवरी तक जाना है, जनवरी तक पहुंचिए, फरवरी में कितने दिन है? 28 दिन है। तो टोटल इतने दिन है, इनको 7 से विभाजित आपको करना पड़ेगा। तो 28 7 से कट गया पूरा, और 17 और 3 20 और 1 21, ये भी 7 से पूरा कट गया, तो इसमें हमें +0 करना पड़ेगा। कुछ भी शेषफल नहीं बचा, जो शेषफल बचता है उसे प्लस करना पड़ता है। तो +0 करेंगे किसमें? शुक्रवार में, तो शुक्रवार ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप इसको पढ़िए, पॉज करिए, और उसके बाद हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं संसद के, ठीक है। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। बाकी कोई भाग नहीं लेता, विधानसभा वगैरह का सदस्य, वो राष्ट्रपति के उसमें लेते हैं इलेक्शन में, ठीक है। चलिए हिंदी, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पुडुचेरी पुदुचेरी। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का है, बट इसको थोड़ा सा हम गेस करने की कोशिश करते हैं कि 100% कहाँ पे जल का कवरेज हो पाएगा संभव, ठीक है। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, पुडुचेरी। तो तेलंगाना साउथ का राज्य है, तो साउथ में थोड़ा पानी की कमी है, तो शायद यहाँ पे 100% कवरेज ना हो पाए, है ना। अंडमान निकोबार, गोवा, पुदुचेरी, यूपी, गोवा, अंडमान निकोबार। यूपी में भी मुश्किल ही लग रहा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे अभी तक शायद ना हो पाया हो। तो मेरे हिसाब से ये पहला और तीसरा नहीं होना चाहिए, चौथे में क्या है? पुदुचेरी, आसाम, अंडमान और निकोबार। इन दोनों ऑप्शन में सेम क्या है? अंडमान निकोबार और पुदुचेरी, यानी ये दोनों तो हैं, एक गोवा है और एक असम है। तो गोवा थोड़ा ज़्यादा डेवलप स्टेट है, तो इन दोनों में से आई थिंक अगर सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाएं, देखो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो हम सेकंड वाले के साथ जाएंगे, क्योंकि गोवा हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप इसको पढ़ें। अब इसको इंग्लिश में क्या ही पढ़ना था, इसमें बताना है आपको भिन्न आकृति, यानी कि जो गलत आकृति है वो आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, ऐसे क्रॉस है, उसके बाद ऐसे मुड़ा, फिर सीधा, फिर ऐसे मुड़ा। अब थोड़ा सा और मुड़ना चाहिए था ना इसको, ये तो एज इट इज़ बना हुआ है। अगर आप इस क्रॉस के साइन को देखें तो ये थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है, ऐसे इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ा, तो अभी ये थोड़ा ऐसे मुड़ना चाहिए था ना, तो ये नीचे आना चाहिए था। आई थिंक ये वाला गलत होगा, लास्ट वाला, क्योंकि एकदम सेम क्रॉस का साइन दे दिया ना, मुड़ ही नहीं रहा हल्का फुल्का भी। मेरे हिसाब से तो फोर्थ गलत लग रहा है मेरे को। फोर्थ ऑप्शन कहाँ है इसमें? फोर्थ वाला है ऑप्शन नंबर 3 में, ये वाला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप इसको पढ़िए और फिर हिंदी में। भाई डार्क थीम ही रखा करेंगे, आंखों में चुभ रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर से मैं इतना ज़्यादा आजकल इस पे बैठने लग गया हूँ पीसी पे, तो चलिए, क्या बोला इसने? बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण तक, तो देखें कोच्चि में है, कोच्चि कहाँ पे है? केरल में। मार्मागोआ गोवा में है, कांडला गुजरात में है ऊपर, और मुंबई गुजरात के नीचे यहाँ पे मुंबई है। तो पहले कौन सा आएगा? कांडला गुजरात का, तो सी पहले आएगा। सी पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सी पहले है। उसके बाद मुंबई आएगा, उसके बाद मार्मागो, और फिर कोच्चि आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके और फिर हिंदी में देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन। 118 तत्व हैं और जीडी के भी एग्जाम में ये बार बार पूछा गया था। इंग्लिश में पढ़िए पॉज करके और फिर हिंदी में देखेंगे। क्या पूछा इसने? किसी भवन की छाया की लंबाई भवन की ऊंचाई के बराबर है तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई भवन की छाया के बराबर है तो 45 डिग्री बनेगा। सिंपल। कैसे? 45 डिग्री बराबर एक होता है ना, 10 45। देखो एक भवन है, भवन की लंबाई है और इतनी ही इसकी छाया है, ये इतनी ही छाया है, तो ये और ये बराबर हो गया ना। अगर मैं इसको देखूं एंगल को, जब ये और ये बराबर होगा तो एंगल भी तो बराबर होंगे दोनों। पहली चीज तो ये 45 45 हो जाएंगे क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में जो बेस है वो बराबर 1 आएगा। और 1 कब होता है? जब 10 45 डिग्री होता है। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सिंपल सी बात। तो ये बहुत मुंह जवानी बेसिक सा क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लीजिए पॉज करके और फिर हिंदी में। 9 × 3 9 × 27, 12 चौक 48। तो इंटू 3 क्यों किया है? 9/3, तो ये 3 होता है। इंटू 4 क्यों किया है? 12/3, ये 4 होता है। तो 6/3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसने इंटू उससे किया है, पहले अपने आप को 3 से विभाजित किया है। 3 से विभाजित करने के बाद जो आया उससे अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके और फिर हिंदी में पढ़िए। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधि के लिए पंजीकृत किया जाता है? ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि क्या ही गेस करेंगे, मेरे को पता तो है ही नहीं करंट अफेयर का। चलिए क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। पी और क्यू रेशियो इसमें है तो इसका मान बताना है। तो बहुत इजी कर दिया क्वेश्चन। पी की वैल्यू 1 मानो, क्यू की वैल्यू 2 मानो। सिंपल। तो 1 और 2 2, क्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, अपॉन में 4 एकम 4, 5 दूनी 10। ठीक है। तो 6 और 2 8, 10 और 4 14, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 4/7, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। और इस सवाल को इंग्लिश में क्या ही पढ़ना था, सीरीज का क्वेश्चन था। टी से एम, एम से एफ, एफ से वाई। ठीक है ना। इस तरह की सीरीज में पहली वाली पहली सीरीज, फिर दूसरी सीरीज, फिर तीसरी, ऐसे चलना होता है। तो टी से एम, 20 से 13 -7, 13 से 6 -7, और 6 से 24 वाई जेड, 25 25 25 और 6 -7। तो यहाँ से -7 करेंगे कितना? 25 में से -7 करेंगे 18 आएगा। तो 18 क्या आएगा? आर है, तो पहले तो सब में आर ही होगा। नेक्स्ट देखें। आर से एम, तो मैं उल्टा चलता हूँ। आर से एम माइनस करने में दिक्कत होती है, प्लस करने में आसानी रहती है। तो यहाँ से चलता हूँ सी से एच। तो सी से एच, 3 से 8 +5, 8 और 5 13, 13 और 5 18, तो +5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई जेड ए बी सी, तो एक्स आएगा। एक्स में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे एक्स आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। थर्ड नंबर पे क्यू है तो चेक ही मत करो। जब थर्ड नंबर पे यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, तो चेक क्यों करना? टाइम खराब होगा ना। फोर्थ वाले को चेक करो। पी से ई, ई से टी, टी से आई, ये काफी ज्यादा गैप हो गया ना। अच्छा मैं इसको ऐसे देखूं, PQRST, PQRST +4। ठीक है। EFGHI +4, तो यानी कि टी से भी +4 होना चाहिए, ऐसे एक छोड़ के एक। तो TUVWX, एक्स आना चाहिए आई थिंक। तो ये एक्स आ रहा है। ठीक है ना। एक छोड़ के एक +4 हो रहा है, तो एक छोड़ के एक +4 होगा। ठीक है, सीरीज बन रही है। तो कितना आता है यहाँ पे? TUVWX, TUVWX +4 हो रहा था ना। PQRST UVWX, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को और फिर हिंदी में देखिए। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में किसने बनाया था? ज्योतिराव फूले जी ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है। चलिए इंग्लिश में देखिए इसको और फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? दो ट्रेनें एक ही समय पर बेंगलोर और चेन्नई से शुरू होती हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो उनके बीच की दूरी बतानी है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच की।
तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। पहली बात तो देखो एक दूसरे की तरफ चल रही है ऐसे, ठीक है, एक ही टाइम पे चल रही है। तो वो जब मिलेंगी तो कुल मिला के टाइम बराबर होगा जितना टाइम वो ट्रेवल करेगी, है ना। 1 घंटे अगर ये वाली चली तो 1 घंटे ये वाली चलेगी। तो हर 1 घंटे जो 95 वाली है, जो 95 की स्पीड से चल रही है, वो इससे कितना ज़्यादा चल रही है, तो 1 घंटे में उससे 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है ना। इसकी स्पीड 80 है तो एक एक घंटे में ये 80 चलती है और ये 95 चलती है। तो 95 वाली 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। और ये टोटल ज़्यादा कितना चल रही है, 180 किलोमीटर। तो ये कितने घंटे में चल रही होगी इतना, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यानी कि दोनों इधर से और इधर से कुल मिला के 12 घंटे लगा रहे होंगे, है ना। क्योंकि इसने जो ज़्यादा चलती है, एक एक घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, कुल मिला के इसने 180 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो 180 किलोमीटर ज़्यादा वो 12 घंटे में चलती है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों ट्रेनें कुल मिला के 12 घंटे तक ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ठीक है। अब पूछा गया इसने दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे दोनों ट्रेनें चलेंगी और 12 घंटे तक चलेंगी। तो ये और ये जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो नॉट 17 175 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में, ठीक है। और कुल मिला के इसको चलना कितना है, 12 घंटे तक दोनों को। तो 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 एकम 12 8 और 12 और 8 20 और 1 21। तो 2100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, सिंपल। ठीक है ना। 30 40 सेकंड का क्वेश्चन था ये। इंग्लिश में देखिए, पढ़िए पॉज करके और फिर हिंदी में देखिए क्या बोला इसने। टेक्स को ऐसे लिखा जाता है, लीव को ऐसे लिखा जाता है, तो टीम को कैसे लिखा जाएगा। तो टी सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़िए, TAKE और S। ठीक है। तो 5 6 9 और 6, सॉरी 9 10 5 15 और 1 16, 1 2 3 4 5 56 हो गया। 56 में माइनस कर रखा है 5, तो हो सकता है इनके अल्फाबेट्स का नंबर माइनस कर रखा हो 2 4 5, ठीक है। लीव को कैसे लिखेंगे, LEATUV तो 5 और 5 10, 2 4 1 5 10 5 15, 1 2 2 4, तो 45। अगेन 45 में से 5 माइनस किया, ठीक है। तो टीम को लिखना है TEAM13, ठीक है। तो 5 3 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो 35 में से इसके कितने नंबर से, 1 2 3 4, तो 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 35। और 35 ऑप्शन में नहीं दे रखा, इट मीन्स कि सभी में 5 माइनस कर रखा होगा, तो इसमें भी 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमें लगा कि उसने इतना माइनस किया होगा जितना इसके अल्फ़ाबेट्स है, बट इसने सभी में 5 5 माइनस किया हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़िए और फिर हिंदी में। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है वेतन और भत्ता, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इंग्लिश और फिर हिंदी। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम डैश पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किए गए। तो पहली वाली पीढ़ी थी उसमें नहीं थे, सेकंड वाली पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर सिस्टम आ गया था। तो ये तो PYQ का भी है और आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें बेसिक से भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले डिवाइड को रखिए, तो 5/125, ऊपर एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक के बाद पॉइंट है, तो कट गया पॉइंट, ठीक है। प्लस 25 पंजे 125, पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट है, तो इनटू करते हैं तो पॉइंट जुड़ जाता है। तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। माइनस 0.0125, ये प्लस का 0.0125 है, ये माइनस का है, तो दोनों कट गए आपस में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 1/25 पॉइंट में आंसर निकालना है। तो 25 से ही कटेगा, नहीं तो पॉइंट लगा दिया, एक जीरो बढ़ा दी। अब भी कटेगा नहीं, एक और जीरो बढ़ा दी, एक और जीरो बढ़ा दी, तो 25 चौका 100, तो 0.04। तो 0.04 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए और फिर हिंदी में पढ़िए। रोशन कृप का भाई है, तो रोशन कृप का भाई है, तो कृप है ये, और इनका भाई कौन है, रोशन है। कृप का भाई है रोशन, रोशन भाई है, ठीक है। जो प्रांजल का पुत्र है, अगेन जब यहाँ पे जो लिखा जाता है तो जो या जो की जो होता है ना, ये सेकंड वाले से कनेक्शन रखता है, और अगर यहाँ पे और लिखा होता तो वो और जो होता है वो फर्स्ट वाले से कनेक्शन रखता है, ठीक है, ठीक है। जो प्रांजल का पुत्र है, जो मतलब सेकंड कृप जो है, कृप जो है वो किसका पुत्र है, प्रांजल का पुत्र है, ठीक है। वैष्णवी आयुष की पत्नी है, वैष्णवी और आयुष यहाँ पे दिख रहे हैं नहीं,
प्रमिला देविका की पुत्री है। प्रमिला और देविका यहाँ पे है नहीं। देविका आयुष की दादी है। देविका और आयुष यहाँ नहीं दिख रहे। जो रोशन का पुत्र है, तो रोशन का पुत्र कौन है? जो मतलब आयुष, सेकंड वाले से सेकंड वाले की बात की जा रही है। तो आयुष रोशन का पुत्र है। देविका आयुष की दादी है, तो आयुष के पापा की मम्मी होंगी ना, वही तो दादी लगेंगी। तो यानी कि यहाँ पे होंगी देविका, वो दादी है, तो ये पी से जो भी है ये वो होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, अब क्या रह गया ये बताना है। हम्म वैष्णवी आयुष की पत्नी है। तो आयुष कहाँ गया? ये रहा आयुष। आयुष की पत्नी कौन है? वैष्णवी है। तो वैष्णवी पत्नी है, तो आयुष पति हो गया। प्रमिला देविका की पुत्री है, तो देविका की पुत्री कौन है? प्रमिला। तो पी से ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, तो प्रमिला के लिए हम पीएम लिख लेते हैं, प्रमिला प्रमिला। ठीक है, और ये वाली पी कौन है? प्रांजल, तो पी एन लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोला इसने? रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है? तो रोशन प्रमिला का कौन है? भाई है। सिंपल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको और फिर पॉज करके पढ़ लिया, हिंदी में देखें हम। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। ये तो सबको पता होगा ना, 2024 वाले में। 25 वाले में कौन आया था, ये भी याद रखना है। एक्स और वाई एक व्यवसाय में क्रमशः 5200 और 6200 रुपए का निवेश करते हैं। यदि एक्स 6 महीने बाद अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, तो एक्स और वाई उस वर्ष लाभ को किस अनुपात में विभाजित करेंगे? देखो, एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक ने 5200 और एक ने 6200। इसने 5200 रुपये इन्वेस्ट किए और इसने 6200 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो ये रेशियो बनाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। रेशियो बनाना है हमें, तो एक्स ने 6 महीने बाद पूंजी डबल कर दी। तो एक्स ने पहले 6 महीने तक इतने रुपए इन्वेस्ट किए, उसके बाद पूंजी डबल कर दी। पहले अगर वो 52 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, तो अब उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया 104 रुपये, इसका डबल। ठीक है, और एक वर्ष का लाभ चाहिए, तो शुरू के 6 महीने ये इन्वेस्टमेंट किया, तो अगले 6 महीने ये इन्वेस्टमेंट किया होगा इसने। ठीक है, वाई के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, तो वाई ने पूरे महीने इतना ही इन्वेस्ट किया, 12 महीने। ठीक है, तो वाई का इन्वेस्टमेंट क्या आ गया? 12 दूनी 24, 12 छिक 72 और 2 74। ठीक है, ये इसका वाई का आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब कलर बदलते हैं और एक्स का निकालते हैं। तो एक्स ने पहले 52 रुपये इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, तो 6 पंजे 30 और 2 6 दूनी 12, तो 312 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिए इसने शुरू में 6 महीने में। ठीक है, उसके बाद 624 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिए उसने, तो 6 3 9 और 936 रुपये इसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, कुल मिला के उसने 936 रुपये इन्वेस्ट किए एक साल में, और इसने इतने रुपए इन्वेस्ट किए। तो चलो इसको काटते हैं, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 छिक 24। अगेन 4 से कटेगा नहीं, 5 4 9, 8 और 1 9 6 15, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 छिक 18, 3 दूनी 6। अब 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 39 31। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में पढ़िए और फिर हिंदी में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है ये? 7 व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आर यू के निकटतम दाएं हैं, तो आर जो है वो यू के निकटतम दाएं है। यू के निकटतम दाएं यहाँ पे है आर। ठीक है, यू के निकटतम दाएं आर है। यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो यू जो है वो पी के दाएं से तीसरे स्थान पे, तो पी यहाँ पे है, तो इसके दाएं से तीसरे स्थान पे यू है, तो 1 2 तीसरे स्थान पे यू आ गया। ठीक है, पी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पी यहाँ पे बैठा है, तो 1 2 3 4, तो टी कहाँ बैठेगा? हो सकता है टी इधर की साइड हो, पर लोग कितने? 7। तो अगर टी इधर हो जाएगा तो 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 8 लोग हो जाएंगे ना। तो इसीलिए टी यहाँ बैठा होगा, इनके बीच में 4 लोग ये है। ठीक है, क्यू वी और यू का निकटतम पड़ोसी है, तो वी यू ये रहा, तो वी यहाँ पे होगा, इनका निकटतम पड़ोसी क्यू होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, टोटल 7 थे, तो एक व्यक्ति बचा। एस का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो एस या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। ठीक है, तो एस का निकटतम पड़ोसी या तो पी होगा या तो टी होगा, तो पी ऑप्शन में नहीं है, तो टी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखिए इसको और फिर हिंदी में पढ़िए।
नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? ऑलरेडी मॉक में भी पूछा गया है और पहले भी आता रहा है, एग्जाम में भी आया है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, हिंदी में देखिए। एनीमोमीटर क्या मापता है? आई थिंक ये 101वीं बार आ रहा है क्वेश्चन। तो एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति को मापता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में और फिर हिंदी में। क्या बोला इसने? 5,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? वार्षिक रूप से निर्धारित होती है राशि। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए 5% की रेट पे आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, इसको तो सिंपल तरीके से निकाल दो। तो 5,000 रुपये है, तो पहले वर्ष मिलेगा 5%। तो इसको ऐसे भी नहीं निकालना था 5%। आपको पता है 10% 500 हो गया, तो 5% कितना हो गया? 250 हो गया। ठीक है, अगले साल 250 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 5% मिलेगा। ठीक है, तो अगेन ऐसे नहीं निकालना था, 10% हो गया 25 और 5% हो गया 12.5। तो 250 तो मिलेगा अगले साल, और इसका 5% यानी कि 12.5 भी मिलेगा। तो आंसर जो आएगा, पूछा गया है इसने वार्षिक रूप से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आंसर के अंदर 0.5 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो आप देख रहे हो 0.5 केवल एक ही ऑप्शन में, और हमें पता है एंड में 0.5 आना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लो, 262.5। ठीक है, 0.5, 2, 6, 5, 11, 2, 2, 4 और 1, 512.5। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। क्या बोला इसने? अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो कौन सा अवयव दाएं छोर से 10वें अवयव के दाएं से 7वां होगा? विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तो यहाँ से दायां है, यहाँ से बायां है, तो अब इसको उल्टा कर दो। ये जो है यहाँ से बायां हो गया, सिंपल। इसको पूरा उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, दिशा बदल दो ना इनकी, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। ठीक है, अब क्या बोला इसने? दाएं से 7वां, तो यहाँ से दाएं से 7वां देखना है। नहीं नहीं, दाएं से 10वां पहले, 7वां तो बाद में है ना। तो दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दाएं से 10वां ये है। ठीक है, 10वें अवयव के दाएं से 7वां, तो इसके भी दाएं से 7वां देखना है। तो इसके दाएं से दाएं इधर है, देखना, ध्यान देना इस चीज को, ये दाएं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो प्लस का साइन दिख रहा है आप। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हम्म। चलिए, इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि जो पहला उपदेश था उसकी घटना को कहते हैं ना ये। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन पहले उपदेश को कहते हैं, और जब वो घर से निकले तो उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखें, हिंदी में देख लें आप। एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो हमने माना कि एक होल है ए, वो 8 घंटे में खाली कर सकता है पूरी टंकी को। ठीक है, एक नल जो टंकी से पानी भरता है खुला हो, तो छेद टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तो वो जो बी है, जब ए के साथ मिल जाता है और बी जो भरने वाला है, ठीक है, तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, टंकी को भरने वाले नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि छेद बंद हो। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 12 दूनी 24, ये दोनों मिलके -2 काम करते हैं, खाली करते हैं ना 1 घंटे में, तो -2 करते हैं, और ये -3 करता है। तो ए अकेले -3 काम कर रहा है। तो बी कितना काम कर रहा होगा? जो जोड़ें इसमें तो ये -2 हो जाए, तो बी एक काम कर रहा होगा, क्योंकि -3 में जब एक जुड़ेगा तभी तो ये मिलके -2 होगा, है ना। ए और बी मिलके -2 काम कर रहे हैं ना, खाली कर रहे हैं टैंक को। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 1 है प्लस की। टोटल काम कितना है? 24, और बी 1 घंटे में एक काम कर रहा है, तो 24 घंटे में 24 काम कर देगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में भी इसको क्या ही देखना था, इसमें केवल ट्रायंगल्स आपको काउंट करने हैं, तो ये बहुत भारी काम होता है। करते हैं चलो। 1, 2, 3, 4, अरे ये तो सुबह भी था ना सेम ऐसे ही डायग्राम, बट वो ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था। 1, 2, 3, 4, आगे नहीं, इधर वाला 5, ये 6, ऊपर वाला 7, नीचे वाला 8। ठीक है,
9 10 11 12, ये वाला नीचे वाला 13, एक ये पूरा 14, ऐसी एक ये 15, ऐसी एक ऊपर वाला ये 16, ऐसे नीचे वाला एक ये 17 और एक ये 18। तो 18 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तो 18 ही हमने काउंट भी कर दिए, अब इससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी बुक है आपको पता है? कपिल देव हरियाणा हरिकेन। इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए, 1600 रुपये अंकित मूल्य है। दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% नगद छूट की घोषणा करता है, तो खिलौनों का विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। चलो अब कलर चेंज कर लेते हैं ना। पहले 10% की छूट, फिर 10% की छूट, यानी कि सक्सेसिव लगाना है आपको। तो 10 और 10% का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, तो 10 दाम 100 और 100/1, तो 100/100 1 हो गया, तो 20 में से 1 गया 19। तो 1600 रुपये पे 19% की छूट देनी है उसको। तो 1600 का 19% कितना हो गया? तो ये हो गया आपका, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इंटू करने की जरूरत नहीं है। देखो 10% मैंने निकाल लिया 160 होगा, ठीक है। तो 20% कितना होगा? 320 होगा। और 1% घटा दूं, अगर मैं 20% में से 1% घटा दूं तो 19% आ जाएगा ना। और 1% होता है 16, तो 320 में से 16 घटा दिया तो 304। ठीक है, ये इंटू इंटू से आप बच सकते हो, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी आपको फालतू, ठीक है। वरना 19 की 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो 304 रुपये की इसमें छूट मिलेगी 1600 में। तो 1600 में से 300 हटा दूं पहले, तो कितना बचा? 1300 बचा, और 1300 में से 4 घटा दिए तो 1296। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए अच्छे से इत्मीनान से, और उसके बाद फिर हिंदी में देखिए। मनोज ने एक मैराथन में भाग लिया। उसने स्टार्ट लाइन से दक्षिण की ओर दौड़ना प्रारंभ किया। तो ये स्टार्ट लाइन है कोई, इसने दक्षिण की ओर दौड़ना शुरू किया और 5 किलोमीटर तक पहुंचा। 5 किलोमीटर तक पहुंचने पर वह बाएं मुड़ गया। तो यहाँ से वो दाएं इधर बाएं इधर, तो बाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है, वह अपने दाएं मुड़ा, अगेन दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर। तो पहले 10 यहाँ तक हो गया और उसके आगे ये 5 हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया, तो 15 किलोमीटर दौड़ा। फिर वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ा, तो अगेन दाएं मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, इसके सामने आगे। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद, फिर वो बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद फिर से बाएं मुड़ा, तो फिर से बाएं मुड़ा, तो दाएं बाएं इधर मुड़ा और 10 किलोमीटर, तो 5 यहाँ तक था और 5 और आगे आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर दौड़ने, ये 5 ये भी 5, यहाँ इसने फिनिश किया। स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश लाइन की दिशा बतानी है। अच्छा, यहाँ से पहले वो कब कहाँ दौड़ा था? दक्षिण की तरफ दौड़ा था, तो ये इधर पश्चिम हो जाएगा, सीधा हाथ की तरफ ईस्ट हो जाएगा। तो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है यहाँ पे, तो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए और फिर हिंदी में पढ़िए। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? आई थिंक ये तो आप आंख बंद करेंगे तब भी सही जगह पे माउस क्लिक कर देगा आंसर। ठीक है, चलिए हिंदी। 54,000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हुए दो प्रतियोगियों ए और बी की चालें क्रमशः इतने और इतनी हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों। जब वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों और जब वो एक ही दिशा में दौड़ रहे हों, तो पहली बार मिलने में लगने वाले समयों के बीच अंतर कितना है? दो प्रतियोगी हैं, स्पीड दे रखी है, विपरीत दिशा में और एक ही दिशा में। देखो एक सर्कुलर पाथ है, ये तो कुछ और है, अंडा ही बन गया ये तो पूरा। सर्कुलर पाथ बनाना है आपको। अच्छा बन जा भाई, अच्छा बन जा, अच्छा बन जा। ये ठीक है। इस पे यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार वो ऐसे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और एक बार वो अपोजिट में, एक इधर और एक इधर। बोल रहे पहली बार मिलने में जो समय लगेगा ना, उनमें अंतर बताना है, जब वो एक साथ चले और जब वो अपोजिट चले। तो पहले एक साथ चलेंगे, जब वो एक साथ, कोई भी जैसे ट्रेन होती है, जब वो एक साथ चलती, एक डायरेक्शन में चलती है इधर इधर, तो उनको मिलने में कितना टाइम लगता है, कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस है 5,000 मीटर का, और अपॉन में स्पीड कितनी है? जब वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं ना दोनों, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। तो स्पीड माइनस हो जाएगी, एक की 54 एक की 36 है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 40 50 4 18 हो गया स्पीड। ठीक है, 18 रिलेटिव स्पीड हो गई, लेकिन टाइम सेकंड में पूछ रहा है और डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से 18 गया
तो स्पीड आ गई 5, तो कुल मिला के इसको कितना समय लगेगा, 1000 सेकेंड। तो पहले जब एक सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इतना टाइम लगेगा। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएंगी। तो 36 और 54 कितना होगा, 5 3 8 और 1 9। तो 5090 की स्पीड से, तो 90 को भी बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, और 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 25 दूनी 50, तो इसमें लगेगा 200 सेकेंड। इन दोनों टाइम के बीच में अंतर ही बताना है उनका। तो ये कितना हो गया, 1000 में से 200 गए 800। यही पूछा है ना इसने, पहली बार मिलने में लगने वाले समयों के बीच अंतर बताना है, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको पॉज करके और फिर हिंदी में। ऐसे कितने लड़के हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं। तो लड़के हैं ट्रायंगल, और बैडमिंटन है ये स्क्वायर, सॉरी सर्कल। तो बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, तो टेनिस हटा दें तो ये 11 वाला है ना दोनों में कॉमन, तो 11 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की का विषय क्या है, थीम पूछ रहा है। तो करंट अफेयर का है, ऊपर से 2024 का है, पता नहीं हमको, लेकिन कोशिश करें एक बार गेस करने की। हमारी आर्द्रभूमियाँ हमारी सुरक्षा, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। हमारी आर्द्रभूमि हमारी सुरक्षा, ये अच्छा सा लग रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। पता नहीं है, केवल गेस कर रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छा लग रहा है देखने में तो ये हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में या सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। आधार व्यास है ये ये जो है ना, ये क्या है, डायमीटर है। एक बेलनाकार बेलन टैंक धातु की चादर से बनाया जाना चाहिए, इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। तो मीटर स्क्वायर पूछा तो इसको 0.14 मीटर में बदल दें, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो चादर की आवश्यकता है, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। जब किसी चीज़ को बनाने में चादर की आवश्यकता पूछता है तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, सिलेंडर का होता है ये, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है इसकी जो डायमीटर है, व्यास, तो 0.14, तो रेडियस हो जाएगी 7.7, और इसमें ब्रैकेट में 0.7 प्लस हाइट कितनी है इसकी, हाइट 1 मीटर, तो +1, ठीक है। तो 7 से 7 गया तो यहाँ 0.1 बचा, ये कितना हो जाएगा 1.7, और 1.7 की मल्टीप्लाई 0.1 से होगी तो कितना हो जाएगा 0.17, ठीक है। तो ये हो गया 44 गुना 0.17। तो यूनिट डिजिट अलग अलग है सबका, बिल्कुल अलग है, 7 चौक 28। तो एंड में 8 आएगा, वो केवल एक ही ऑप्शन में एंड में 8 दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें आप। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन अगेन मैं बता दूं आपको, जैसे ये डोर होता है, इसमें आप इधर से इधर, यहाँ से इधर जा सकते हो, ये डोर ओपन है, ये डोर ओपन है, लेकिन यहाँ से ये डोर क्लोज है, तो आप इधर से इधर नहीं जा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आई से आपको टी की तरफ जाना है, तो आई से ई की तरफ जा सकते हैं, ई से एन की तरफ जा सकते हैं, एन से टी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी से टी की तरफ जाना है, तो सी से एल की तरफ ही नहीं जा सकते, दरवाज़ा बंद है, तो टी की तरफ कैसे जाएंगे, पहले ही रोक लिया उनके सिपाहियों ने, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक निष्कर्ष सही है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए इसको पॉज करके, फिर हिंदी में। कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण देता है, बार बार पूछा गया, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, तो ये लोथल, ठीक है। डॉकयार्ड तो शब्द जैसे ही आता है सामने तो तुरंत लोथल आ जाता है उसका दिमाग में आंसर, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बराबर ये है तो एक्स का मान बताना है, तो क्या करिए, ये क्या फैक्टोरियल दे रखा है, 6 फैक्टोरियल 7 8 और 9, तो 1/6 फैक्टोरियल इसमें कॉमन ले लो आप। फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हो, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करके ×1, ठीक है। तो अब अब ब्रैकेट में ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा प्लस। अब 7 फैक्टोरियल है, तो ये इसको हम 7 × 6 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 7 × 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 7 + 1 ऐसे इसमें केवल 8 × 7 बचेगा, इधर वाले में ये है ना। तो 8 × 7 = 56 बचा, बराबर इसमें भी हमने 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x/9,
तो यानी कि यहाँ पे बचा 6 7 8, तो 6 × 7 × 8। तो पहला काम तो इसको इससे काट दो, फैक्टोरियल को, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, तो सबको नीचे 56 बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो 7 8 56, 1 × 8, नीचे 56 करेंगे इसके, तो ऊपर भी 56 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नीचे हो गया 56, ऊपर कितना हो गया 56, 8 और 1 9, 56 और 8 कितना हो गया 64 और 1 65, बटा 56 बराबर हो गया x अपॉन में 6 × 7 × 8। पूरा मल्टीप्लाई मत करो, अभी आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो ये 8 7 56 है, यहाँ पे ये 7 8 56 है, तो 56 से ये 56 कैंसिल, तो ये 6 बचा, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 65 दूनी 130 और 13 तिया 39, 6 5 30, 6 36 37 38 39, तो 390। तो आंसर ही नहीं आ रहा इसका, ये कैसे पॉसिबल हुआ। एक सेकंड, ये 9 फैक्टोरियल है, तभी मैं कहूँ कैसे आंसर नहीं आ रहा भाई, सेम। तो इसमें होगा 6 7 8 9। अरे ये 6 तो लिखना ही नहीं था, 6 तो लिखना ही नहीं था, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तो हमने बाहर ले लिया। गलती हो गई भाई, आप लोग भी नहीं बता रहे हो मुझे। 6 6 फैक्टोरियल तो इसमें लिखना ही नहीं था, 6 फैक्टोरियल तक तो बाहर आ गया ना। तो बाकी 9 फैक्टोरियल में 7 8 और 9 बचा, तो 7 8 और 9 बचा, तो 7 8 56 से 56 गया, ये 9 बचेगा, 9 यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, तो 9 पंजे 45 का 5, 9 6 54 और 4 59, नो सॉरी 58, 59 कह रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन, इजीएस्ट टॉपिक में से एक पूछा गया इसने, इसके अपोजिट क्या आएगा, है ना। तो ये वाला साइन यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अब देखो जब कॉमन होता है ना, और कुछ तो कॉमन नहीं है ना, इन दोनों डाइस में कोई कॉमन नहीं है। अब हमें ये देखना है, जब दो डाइस में कोई चीज़ कॉमन होती है ना, एक पार्ट कॉमन होता है, तो उसके अपोजिट वो आता है जो उसमें नहीं दिख रहा। तो हम देख लें डाइस में क्या, तीसरे डाइस से देखते हैं और इसमें क्या चीज़ हो सकती है। देखो एट द रेट है, एट द रेट यहाँ पे है, ठीक है। इससे देखेंगे, इससे ये वाला साइन यहाँ है, यहाँ पे भी है, परसेंटेज का साइन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, डॉलर का साइन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इस इन दोनों डाइस में कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स कि डॉलर का साइन तो है, बट इन दोनों डाइस में नहीं दिख रहा। इट मीन्स कि वो जो कॉमन पार्ट है ना, उसके अपोजिट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़िए इसको और फिर हिंदी में पढ़िए। कौन एनएसओ द्वारा एकत्रित गरीबी पर आंकड़ों का प्रचार करता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, पब्लिश, पब्लिश करता है, और यहाँ प्रचार कह रहा है, प्रकाशित लिखना चाहिए ना। गरीबी पर आंकड़ों को प्रकाशित कौन करेगा, आर्थिक सर्वेक्षण, आरबीआई तो नहीं करेगी, आर्थिक सलाहकार परिषद और नीति आयोग। तो आर्थिक सलाहकार परिषद या आर्थिक सर्वेक्षण, इन दोनों में से एक होना चाहिए ना। हम्म, तो आर्थिक सलाहकार परिषद और आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ हम जाएंगे, तो शायद उसमें आते हैं ना आंकड़े वगैरह, तो इसके साथ हम जाएंगे, बाकी आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे, ठीक है। कौन सा कोशिका का घटक कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है और कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है, आई थिंक केंद्रक करता है, केंद्रक करता है। ये पीवाई क्यू का ही क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखें इसको जल्दी से और फिर हिंदी में देखें। क्या बोला, दूध और पानी संबंधित अनुपात इतना है, फिर इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का मिश्रण इतना हो जाता है, तो दूध की मात्रा बतानी है। देखो इसने केवल पानी मिलाया है, तो आपको बस करना क्या है कि पानी सेम रहना चाहिए। देखो पहले क्या है, मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:3 है। उसके बाद 6 लीटर पानी मिला दिया, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 8:7। पानी मिलाया ना, वाटर मिलाया केवल, तो वाटर बढ़ना चाहिए। तो ये मिल्क क्यों कम ज़्यादा हो रहा है, तो मिल्क को सेम बनाना पड़ेगा ना। तो मिल्क को सेम बनाए, तो ये 8 है, तो इसको इसको भी 8 बना दो, इंटू 2 कर दो, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है। अब सही है, तो मिल्क तो सेम है, वाटर कितना मिला दे, 1 यूनिट, और एक्चुअली में कितना मिलाया वाटर, 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई। पूछा गया इसने मूल मिश्रण, यानी कि पहले दूध की मात्रा कितनी थी, तो पहले 8 यूनिट दूध था, है ना मिल्क, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 8×6 = 48, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें जल्दी से और फिर हिंदी में देखें।
ये शब्द लिखा है, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच होते हैं। तो अगेन ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन। आप इसको पहले लिखेंगे CLUSTERS, ठीक है। अब एक एक करके आपको सबको चेक करना है। जैसे C और L, तो इनके बीच में तो बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, एक ही आना चाहिए था यहाँ पे। तो सी और यू के बीच में बहुत सारे होते हैं, CS के बीच में बहुत, C और T बहुत, CE, तो यहाँ D और E दो होने चाहिए थे, ये भी नहीं हो सकता। C और R के बीच में बहुत सारे आ जाएंगे, C और S के बीच में बहुत सारे आ जाएंगे, तो इसका मीनिंग नहीं बन, यहाँ से तो कोई भी पेयर ऐसा नहीं है। L और U, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, L और U के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये एक भी नहीं होना चाहिए इनके बीच में। जैसे L और S है, तो अगर यहाँ पे LMN होता, यहाँ पे N होता, तो हम समझ लेते कि एक ऐसा पेयर है जिसके बीच में उतने ही स्पेस खाली है जितने एक्चुअली में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है, ठीक है। तो L और S के बीच में तो बहुत सारे आते हैं अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे तो केवल एक ही आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। LT, ये भी नहीं हो सकता। LE नहीं हो सकता। LR, RSTU भी नहीं हो सकता। S, L और S के बीच में बहुत सारे आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो U से STU नहीं हो सकता। U से TU नहीं हो सकता। TEU नहीं हो सकता। RU नहीं हो सकता। STU नहीं हो सकता। अब कलर बदल देते हैं ना, U तक हम पहुंच गए। S, अब देखो ST, तो ये पहला पेयर हमको मिला, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी एक साथ आते हैं, तो एक पेयर हमको मिल गया। SE नहीं हो सकता। SR, तो RS नहीं आ सकता। S और S नहीं हो सकता। अब T से देखेंगे, TE नहीं, TR, RST, देखो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये R है, यहाँ पे S, यहाँ T, तो T और R के बीच में एक ही अल्फ़ाबेट है, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी एक ही आता है, तो एक और पेयर मुझे ये मिल गया, ठीक है। R हो गया, ठीक है। T और S नहीं, E और R नहीं, E और S नहीं, R और S, ठीक है, एक साथ आ गया, तो एक पेयर ये मिल गया मेरे को। तो तीन पेयर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार उतने ही उसमें बीच में अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। चलिए, इंग्लिश और फिर हिंदी। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीती? ये तो प्योर करंट अफेयर का है, तो अब इसको बिल्कुल भी ना तो कोई आइडिया, ना तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखें इसको और फिर हिंदी में देखें, ठीक है। चलिए, इंग्लिश हिंदी। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा 360, 180। तो यार 90 माइनस थीटा तक तो थोड़े बहुत याद भी होंगे, उससे आगे के तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अभी तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिवीजन नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। और शायद ना भी देखें, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज़ अभी याद नहीं है, तो बाद में वैल्यूज़ देख के ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। चलिए, हिंदी में देखें, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो 44 से 52 कितना, +8, 52 से 54 +2, 54 से 62, 6 और 2 +8, और यहाँ पे 62 से 64 +2, 6 और 2 8, अब +2 हो जाएगा, तो 74 आएगा, ऑप्शन नंबर +8 +2 +8 +2, ऐसे चल रहा है इसमें क्रम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। भारतीय संघ कितने राज्य हैं? भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? सॉरी यार, मेरे सामने मैप हैगा, तो मैं तो मैं मैप में से देख रहा हूँ, तो आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो भाई वेस्ट बंगाल है एक, तो इधर इसके ऊपर आसाम है, आसाम के साइड में मेघालय यहाँ पे है, मेघालय के साथ नीचे त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साइड में भी मिजोरम। 1 2 3 4 5, 5 हैं टोटल। तो भाई इसके लिए सॉरी, बाकी अगर नहीं भी होता मैप सामने तो यार इतना तो गैस कर ही लेते, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2001 और 2 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच कितना अंतर है? तो 2001 में, तो 2001, भाई ये कहाँ है 2001, इसको नीचे कर लें एक बार। हाँ, अब ठीक है। 2001 में यहाँ पे ये एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, ठीक है। 2001 और 2002 में एक्स कंपनी, तो एक्स कंपनी कौन है, ये वाली। तो 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों के बीच में अंतर कितना है? 44 और 4 में 4 का अंतर, 44 और 40 में 4 का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यही सेम क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन का अंतर
दिए गए वर्षों में, अच्छा इसमें टोटल कुल इनका जो कुल उत्पादन जोड़ना है, फिर इनका जोड़ना है और उसका अंतर लिखना है। तो टोटल मत जोड़ो ना, डायरेक्ट अंतर जोड़ दो इनका। तो इसमें अंतर कितना है, +30। इसमें कितना है, 54 +20। इसमें कितना है, 52, 62, 72, 22। इसमें कितना है, 70 और 7 का। इसमें कितना है, 30 और 3, 33 का। इसमें कितना है, 40, 8 में 7 गया, 1, 3, 31 का। ठीक है, तो कुल अंतर कितना हो गया, 7, 3, 10, 2, 12 और 1, 13, 3। तो यूनिट डिजिट 3 किसमें, इसमें केवल एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 है, बाकी आगे कुछ करना ही नहीं है। आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लेना, पूरा इतना ही आएगा। ठीक है, एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर न्यूनतम था, किस वर्ष में न्यूनतम अंतर है दोनों के बीच में, ये वाला है, दिख रहा है ना आपको, ये वाला है न्यूनतम अंतर। तो किसमें है, 2004 में, ऑप्शन नंबर डी। ये फ्री फंड के नंबर, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर हिंदी में देखेंगे इसको। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले से पहले का लिंक देखिए पहले, और फिर पहले से लास्ट का लिंक आपको देखना है। इससे 90% केसेस में आंसर आ जाता है। एस से ए का लिंक नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो पहले लास्ट में देखें हम, पी से एस, PQRS +3, EFGH +3, LMNO +3, RSTU, IJKL ABCD। तो +3 लास्ट से सब में +3 कर रहा है, यानी कि शुरू से -3। तो इससे -3 करेंगे लास्ट में, तो टी आएगा, TUVW। तो एंड में टी, इसमें इसमें नहीं है, एक ऑप्शन में ये खत्म। अगेन अब आई है, आई से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 में -3 गया तो 6, तो एफ आएगा, FGHI। तो एफ आएगा, ये दोनों ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे कितना है, डी है, डी में -3 करेंगे, ए आएगा, ABCD। तो इसी ये वाला ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, आगे चेक ही मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कानी चहलगानी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, हिंदी। तो तुर्कानी चहलगानी जो था वो किसने स्थापित किया था अपने दरबार में, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या दे दिया भाई इसने, पी ये है, क्यू ये है, आर ये है, तो PQR का HCF बताना है। लो इतना इजी क्वेश्चन, बेफिजुल में डरा दिए नंबर दे के। HCF का, HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो, और मिनिमम पावर लेनी है उसकी। तो 2 यहाँ पे है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो मिनिमम पावर 2 की क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। तो HCF में मिनिमम पावर लेते हैं, LCM में मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 आएगी, और 2 की पावर 3 केवल एक ही ऑप्शन में, बताओ, सिंपल। ठीक है, 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 4 है, ये रही। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। 10 सेकंड का क्वेश्चन, इसको देखें, इसको भी इंग्लिश में पढ़ लो भाई लो, और हिंदी में देखें हम। इसने क्या बोला है, इनमें से कौन से, जो चारों ऑप्शन, इनमें से कौन सी आकृति है जो इसमें है। तो ये वाली आकृति इसमें दिख रही है, 3 बॉक्स दिख ही नहीं रहे ना, ऐसे दिख रहे हैं। 2 बॉक्स एक साथ दिख रहे हैं क्या, नहीं। ये दिख रहा है क्या, हाँ ये दिख रहा है, देखो ये रहा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया था, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन। तो ये 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था, कौन सा था, चाचर, बंजर और परती और पोल। ये 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। इंग्लिश में देखें और उसके बाद फिर हिंदी में देखें। एक ही बिंदु पर 3 एथलीट ABC हैं, एक ही बिंदु पर हैं। ए बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ता है। ठीक है, 5 मिनट के बाद B 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है, साथ ही C भी इतने मीटर प्रति मिनट की दर से दौड़ना शुरू करता है। ए को पकड़ने पर सी ने कितनी मीटर दूरी तय की है। तो ए को पकड़ना है, सी पकड़ेगा, कितने मीटर दूरी तय करेगा। ए ने 40 मीटर की गति से दौड़ना शुरू किया, और 5 मिनट बाद बी और सी दोनों दौड़ते हैं। तो ए पहले तो 5 मिनट तक आगे निकल जाएगा। तो 5 मिनट में ए कितना दौड़ लेगा, 40, 1 मिनट में 40 दौड़ता है, तो 5 मिनट में 200 मीटर वो आगे निकल चुका। अब उसको सी पकड़ने जाएगा, तो सी उसको पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा ये बताना है। तो सी की स्पीड कितनी है, 60, ए की कितनी है, 40। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 200 मीटर का है। तो सी को पहले 200 मीटर का डिफरेंस कवर करना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। तो सी हर एक मिनट में 20 मीटर आगे निकल रहा है इससे, है ना। ये 40 चलता है 1 मिनट में, और ये 60 चलता है।
तो जो सी है 1 मिनट में उससे 20 मीटर आगे निकल जाता है, तो 200 मीटर आगे निकलने के लिए, इसको कवर करने के लिए उसको 10 मिनट का टाइम चाहिए। 10 मिनट में उसको पकड़ लेगा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये 1 मिनट में 20 मीटर आगे निकलता है, उसको 20 मीटर कवर करता है। तो 10 मिनट में वो 200 मीटर कवर कर लेगा, तो कुल मिला के वो 10 मिनट में उसको पकड़ लेगा। तो कितनी दूरी चलेगा? 1 मिनट में 60 चल रहा है, तो 10 मिनट में कितने चलेगा? 600 चलेगा। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी। कुछ चावल सलाद हैं, तो ये चावल हैं, इनमें से कुछ क्या है? सलाद है। सभी सलाद टेबल हैं, तो ये सारे सलाद जो हैं ये क्या है? टेबल है। ठीक है, कंक्लूजन देखिए, कुछ चावल टेबल हैं, तो कुछ चावल टेबल हैं, ये बिल्कुल सही कंक्लूजन। कोई सलाद चावल नहीं है, तो नेगेटिव कंक्लूजन हो ही नहीं सकता जब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये गलत हो जाएगा देखते ही। कुछ टेबल सलाद हैं, तो कुछ टेबल सलाद हैं क्या? ये बिल्कुल सही है, ये वाले हैं टेबल, तो ये भी सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। ठीक है। राजधानी से मैच कराना है आपको, चंदेल वंश की राजधानी, भाई चंदेल वंश को नहीं भूल सकते आप। खजुराहो जो है वो चंदेल वंश की राजधानी, तो एक का होगा सी। अच्छा, वो बोल रहा है कि कितने सही हैं इसमें से। अच्छा, तो पहला वाला तो गलत हो गया, और क्योंकि पहले वाले की खजुराहो है तो ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद परमार वंश की धार, धार ही होती है ना। हाँ। तोमर वंश की राजधानी ग्वालियर थी, तो वो यहाँ पे होगी, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको पॉज करके, और फिर हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? ये ए बी सी डी के समांतर है, डी ई एफ के समांतर है। ठीक है। ये सी डी ई एफ के समांतर है, ई ए लंब है ए बी पर, तो ई ए कहाँ पे? ई ए ये लंब है। ठीक है। एंगल बी जी डी, तो बी जी डी दे रखा है इतना। डब्ल्यू का मान यानी कि इसका मान बताना है, तो अगर ये लंब है तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण है आमने सामने के, तो ये भी 62 हो जाएगा। ये 62, ये 90, तो 9 6 15 152। और एक ट्रायंगल के अंदर के कोणों का योग होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 152 गया कितना? 30 में से 2 गया 28। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मिरर इमेज बताना है इसमें, यहाँ पे क्या आएगा मिरर इमेज? तो देखें पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्या दिक्कत है? कुछ कुछ दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है कि यहाँ पे ये वाला एंड में गलत है। सेकंड वाला ऑप्शन सही है, सही है, सब कुछ सही है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में तो सब कुछ सही दिख रहा है, एक बार थर्ड वाला चेक करें। थर्ड वाले में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा 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 अच्छा, सेकंड वाले में दिक्कत है, यहाँ पे ये बराबर दे रखा है, और ये बराबर नहीं है, ऊंचा नीचा है यहाँ पे, है ना। तो सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड आई थिंक सही होगा। फोर्थ में तो शुरुआत वाला ही गलत है, तो थर्ड वाला सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। कौन सा पूंजीगत वस्तु, तो कैपिटल गुड कौन सी है बताना है। तो कैपिटल गुड क्या होती है? जो मशीनरी वगैरह, ठीक है, जो आगे और कैपिटल जनरेट कर सके। तो इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के समान। तो वास्तविक, उल्टा और आकार के समान है, तो स्थिति क्या होनी चाहिए? वास्तविक, उल्टा और आकार के समान। वास्तविक, उल्टा और आकार के समान होता तो स्थिति होती है आई थिंक वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। क्या बोला इसने कि एक समूह में 6 सदस्यों की औसत आयु 51 है। यदि एक 44 वर्षीय सदस्य इस्तीफा देता है और 26 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बन जाता है, तो समूह की औसत आयु क्या होगी? देखो एक व्यक्ति था जिसकी एज थी 51, ठीक है, वो चला गया, है ना। उसके बदले, सॉरी 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 सॉरी, ये 44 है, 51 नहीं, 44। 44 वर्ष का एक व्यक्ति था जो चला गया, ठीक है, इस्तीफा दे गया, और उसके बदले 26 वर्ष का आदमी आया। तो भाई इसमें से 44 वर्ष चले गए और 26 वर्ष आ गए, तो एट द एंड अभी भी रहा तो घाटा ही ना। 44 का गया, 26 का आया, तो ये कितना कम लाया अपने से 44 से? तो ये लाया 30 10 18, 18 कम लेके आया ना ये। 44 गया, 26 आया, तो 26 आया, अगर ये 44 ही लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 44 से 18 कम लेके आया, तो इस कम की भरपाई सभी को करनी पड़ेगी ना। तो ये 18 जो है,
18 की कमी सब में से कितना कितना लेके पूरा होगा? ये 6 लोग हैं, तो 18 कम करना है सब में से कुल मिला के, तो एक में से 3 3 लेना पड़ेगा, है ना। 3 6 18, तो एवरेज को 3 कम करना पड़ेगा, तो 48 हो जाएगी एवरेज, अगर 51 है तो। एवरेज के क्वेश्चंस तो इसी तरीके से आप कर दें, आसान तरीके से। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, और फिर हिंदी में देख लीजिए। चलिए, ABCQRS, ABC, तो यहाँ पे भी सी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। FGHDEF, DEF आएगा, F आएगा, F, ये वाला ऑप्शन खत्म। HIXYGH, H आएगा, H, ये वाला ऑप्शन खत्म। 1 इज दी करेक्ट आंसर। लो, इजी क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लीजिए और उसके बाद फिर हिंदी में देखिए। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? ये मॉक में आया था, उस वक्त तो हमें नहीं पता था, ठीक है, बट ये मॉक में ऑलरेडी आया हुआ है और आपने एनालिसिस किया होगा अच्छे से। तो रामप्पा मंदिर जो था वो काकतीय वंश ने बनवाया था, ठीक है। उस वक्त मॉक का आंसर हमने देख लिया था। चलिए, इसने क्या बोला, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक 10 सेंटीमीटर, ये है एक वृत्त, और 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। वृत्त के, एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक जीवा है, ये जीवा है, ये कोण बनाती है 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये रेडियस 10 10 है। वृत्त का लघुखंड ये होता है, वृत्तखंड ये वाला, अरे वाह, ये इसकी आंख बन गई, ये इसके दांत बन गए, ये इसकी नाक बन गई, इसके बाल भी बना देंगे थोड़े थोड़े, टोपी बना देते हैं इसको, लो, अरे वाह, ये इसके कान बना देते हैं, ओहो, ये क्या बन गया भाई। तो क्या पूछा इसने, वृत्त के लघुखंड का, यानी कि इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। दीर्घखंड ये वाला होता है जो ट्रायंगल वाला होता है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये क्षेत्रफल होता है, आपको एक पूरे वाले का निकालना है, पूरे का और माइनस ट्रायंगल का। तो पूरे वाले का क्षेत्रफल होता है θ/360, अरे यार टाइम भी नहीं है इतना, अब इनटू में πr², माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 120 डिग्री का कोण है, तो ट्रायंगल का सर्कल के अंदर एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा। अब साइन 120 यहाँ लिखना होगा, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 के बराबर, तो √3/2, ठीक है। चलो, θ/360, तो 12×3 = 36, तो 1/3 इंटू π/7 इंटू r² 10 × 10 माइनस 1/2 इंटू r² 100 इंटू साइन 120 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। तो 2×5 = 10, 50, ये 2 से गया, 2×2 = 4, 2×5 = 10, तो 25√3, तो ये कितना आ गया, 1/3, 12×3 = 36 पाई, तो ये आ गया 2200/21, ये आ गया, यहाँ पे लिख दें 2200/21, और माइनस 25 और √3 अपॉन में कुछ है क्या, नहीं, केवल 25√3 है माइनस का, ठीक है। तो ऑप्शन तो पॉइंट में है, तो इसको हटा के लिखते हैं, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2200/21 25√3, 2200/21 25√3, 2200/21 माइनस 25√3, ठीक है, ठीक है। तो भाई √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1.7 रख देते हैं, तो 1.7 रखेंगे तो क्या आएगा, 17×5 = 85, 8, 17×34, 36 और 2 42, तो 42.5 आ गया ये, ठीक है। तो अपॉन 1 है ये, इंटू करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, ऐसे तो करते हैं, कोई नहीं, चलो 2200 प्लस 42.5 के गुणा 21 से, ठीक है। तो 21×5 = 110, और 21×2 = 42, और 1 43, और 10 53, 84, और 5 89, 893, 893 अपॉन में 21, तो ये कितना हो गया, 2200 और 8, 100, 3093 अपॉन में 21, तो इसको फिर से मिटाते हैं और 3093 अपॉन में 21 लिखते हैं, 3093 अपॉन में 21, ठीक है। तो 21 एकम 21, 1 पॉइंट समथिंग 1 आएगा शुरू में, तो इसमें आ रहा है ऑप्शन, तो शायद यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें। इंग्लिश में पढ़ लो अच्छे से, फिर हिंदी में। चलिए टाइम कम है, जल्दी जल्दी से चलते हैं। हालांकि 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट है, काफ़ी है। पूछा क्या इसने, नेफ्यू। नेफ्यू के लिए क्या लिखा जाएगा कोड? तो नेफ्यू कहाँ पे, यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या? यहाँ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। इट मीन्स कि नेफ्यू का कोड जो इसमें है ना चारों में से, वो एक, इन चारों में से एक कोड ऐसा है जो केवल नेफ्यू का है और इसी में है, क्योंकि नेफ्यू कहीं और नहीं है, तो वो कोड भी कहीं और नहीं होगा। तो इन कोड्स में से मैच करो ऐसा कोड जो कहीं और नहीं है। सीओ यहाँ पे है, सीओ यहाँ पे भी है, पीवी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, जेड एस यहाँ पे है, जेड एस ये रहा। तो एम एन है जो कहीं नहीं होगा, तो एम एन ही किसका कोड होगा? नेफ्यू का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ें और फिर हिंदी में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स न जाने कितनी बार पूछा गया, अरुंधति रॉय जी की ये नॉवल है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए 30 छात्रों का औसत वजन 360 किलोग्राम। 30 छात्रों का कुल वजन, मैं कह रहा हूँ औसत वजन इतना ज्यादा भाई, क्या हो गया ये? जब उनके कक्षा शिक्षक का वजन जोड़ा गया तो समूह का औसत 14 हो गया, एवरेज 14 हो गया ना। तो एवरेज पहले कितना है निकाल लें 360 है टोटल वजन 30 लोगों का, तो एवरेज कितना हो गया? 3 एकम 3 दूनी 6। पहले 12 था एवरेज, अब कितना हो गया? 14 हो गया एवरेज। कोई एक नया व्यक्ति आया जो 12 तो था ही था, 12 तो वो था ही था, प्लस इतना एक्स्ट्रा लाया कि सभी को उसने दो दो एक्स्ट्रा दे दिया, एवरेज 2 बढ़ा दिया ना उसने आके। तो 30 लोग थे, इन सभी को दो दो तो एक्स्ट्रा दिया इसने, नहीं नहीं 31 हो गए। जब वो एक आ गया ना, शिक्षक भी आया, तो 31 लोग हो गए। तो 12 अगर वो केवल 12 लेके आता तो एवरेज उतना ही रहता, बट इसने क्या किया, इतना एक्स्ट्रा लाया कि एवरेज 2 बढ़ा दिया, तो दो दो सब में बट गया, तो 31 दूनी 62। तो वो एवरेज से 62 एक्स्ट्रा लेके आया, तो 60 70 और 4 74, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें इसको जल्दी से, और फिर हिंदी में देखेंगे। चलिए ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक का भार अलग अलग है, तो एफ सबसे हल्का व्यक्ति नहीं है। तो एफ अगर सबसे हल्का नहीं है, तो इससे भी हल्का कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा ही होगा। ठीक है, सी ई और एफ से भारी है, तो एफ ये रहा, तो ई यहाँ पे होगा, और इससे भारी कौन है? सी। ठीक है, बी 4 व्यक्तियों से भारी है, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्तियों से भारी कौन है? बी। ई डी और एफ से भारी है, तो ई जो है वो एफ और डी से भारी है, तो नीचे यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ए बी से भारी है, तो ए जो है वो बी से भारी है। तब कितने व्यक्ति सी से भारी हैं? तो सी से भारी कितने लोग हैं? ये दो भारी हैं सी से, तो 2 व्यक्ति हैं, कितने? 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, और फिर हिंदी में पढ़ लीजिए। पश्तो भाषा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, अभी रिसेंट किसी मॉक में आया था, उस वक्त हमको नहीं पता था, तब हमने मॉक से इसको देख लिया, तो अब हम इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इंग्लिश में देख लीजिए इसको, और फिर हम हिंदी में देखेंगे इसको। एक भोजन भंडार 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों तक के लिए पर्याप्त है। 45 पुरुष और शामिल हो जाएं तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? देखो भाई, टोटल भोजन कितना है? 315 व्यक्ति हैं, और इसको 48 दिनों तक खा सकते हैं, इतना टोटल भोजन है। ठीक है, अब 45 पुरुष और आ गए, तो ये टोटल भोजन था। पहले पुरुष इतने थे, 45 और आ गए, तो अब कितने पुरुष हो गए टोटल? 20 40 60, 360 लोग हो गए। तो 360 लोग इस टोटल भोजन को कितने दिन में खाएंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो 8 6 8 48, 6 6 36। ठीक है, तो 15 से कट रहा, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, और 15 एकम 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाई। इसमें क्या है, मिरर इमेज आपको बताना है और ऑप्शन से देखना है। सबसे पहले वाई, इसमें देखो ऑप्शन में सब में वाई है, तो इसको चेक ही नहीं करना। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 कैसा बनेगा? ऐसे उल्टा 6 बनेगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन खत्म। 6 यहाँ पे आ रहा है, सही हो सकता है, ये भी गलत, इसमें भी गलत 6 बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन लो। केवल 2 अल्फ़ाबेट से आपने पहचान लिया आंसर, खत्म काम। इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा डैश के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। ये अभी किसी मॉक में ये भी आया हुआ है भाई। तो ये थे अल्लाह रखा कहाँ के थे? पंजाब घराना से थे। ठीक है, उस वक्त नहीं पता था, उस वक्त गलत भी हुआ होगा शायद, बट उसके बाद हमने देख लिया इसको। कौन से पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो स्थानिक प्रजातियां। ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी मॉक में, और वैसे भी इजी क्वेश्चन है, मॉक में ना भी आता तो भी आप कर देते इसको। ठीक है,
साधारण ब्याज 4 वर्ष में इतने 1,000 रुपए का मूलधन इतने हो जाता है, मतलब 4,000 रुपये इतने हो जाते हैं 4 वर्ष में साधारण ब्याज की रेट से। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए तो 4 वर्ष बाद यह मूलधन कितना हो जाएगा? 1.5 गुनी हो जाए तो पहले अभी रेट कितनी है निकालना है। तो 4 साल में 960 रुपये ब्याज मिल गया। ठीक है, तो एक साल में कितना मिल रहा होगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 रुपये एक साल में ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, तो रेट निकालने कितना हो गया? 240। 4,000 रुपये पे एक साल में मिल रहा है, इंटू 100 कर दें। 2 0 से 2 0, ये इससे गया 4 6 24। तो भाई 6 था इसका रेट, 6%। इसको 1.5 गुना कर दें तो 15 6 90, 9% रेट हो गया। तो 4 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा? तो अब 9% रेट है, तो 4 साल में, एक साल में 9% मिल रहा है, तो 4 साल में ऐसा ही कितना मिलेगा? 9 चौक 36% मिलेगा। तो 4,000 का 36% निकालना है। 4,000 का 36%। 2 0 से 2 0 खत्म। अब 36 चौका निकालना है, 0। 4 6 24, 4 तिया 12 और 13 14। तो 4,000 में 1,440 का ब्याज जुड़ जाएगा, तो 5,440 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसमें तो इंग्लिश में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक लगेगा। अब देखो, ये बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इन दोनों छोटी संख्याओं से ये बड़ी संख्या बनेगी। तो 16 और 15, 31 × 5 लग रहा है, 5 या 15, ठीक है। 25 × 5, बिल्कुल सही, बहुत इजी लॉजिक दे दिया। दोनों को जोड़ के × 5 कर रखा है। ठीक है। 18 20 30, 30 पंजे 150, सिंपल। पहले ही दिख रहा है इसमें, और तो क्या ही चेक करना। 20 28 × 5, नहीं, तो पहले ही वाला दिख रहा है, अब चेक ही क्यों करना? जो सेम लॉजिक है इस पे दिख रहा है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, फिर हिंदी में देखिए। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या। अगेन ये वाला भी मॉक में हमने किसी न किसी में गलत किया था, ये सेम क्वेश्चन आया था मॉक में। ठीक है, तो उसका हमने शायद 10 लगाया था या 9 लगाया था आंसर, तुक्का मारा था सी पे। ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे सी पे सही दे रखा है, उस वक्त शायद सी पे नहीं था आंसर। ठीक है, तो 11 थी उसकी संख्या, शायद 11 ही थी ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सी गलत था हमारा, तो ऑप्शन आगे पीछे होगा होंगे ना, तो 11 ही था। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन हमारा पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। इंग्लिश में पढ़िए और उसके बाद हिंदी में पढ़िए। समय और दर बराबर होने पर 1,000 रुपये का साधारण ब्याज 160 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक दर और समय क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में सीधा PRT लगाइए, P × R × T। ठीक है, जो कि हम बहुत कम लगाते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं, बट कोई नहीं, इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर दे रखे हैं ना, तो एक्स एक्स रखना पड़ेगा यहाँ पे। 1,000 रुपये की राशि है, ये SI का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 1,000। रेट हमने मान लिया x, उतना ही टाइम है, तो x/100 बराबर कितना है? 160। तो 2 0 से ये 2 0 गई, ये 10 जो है ये नीचे आ जाएगा। x² बराबर आ गया 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 4 रिवर्स 4 ही परसेंट। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। डॉक्टर अस्पताल में रहता है, इंजीनियर कहाँ रहता है? अदालत में, निर्माण हो सकता है, विद्यालय, साइट, साइट पे रहता है इंजीनियर। ठीक है, निर्माण स्थल पे, निर्माण पे नहीं, निर्माण स्थल पे। इंग्लिश और फिर हिंदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? पता नहीं भाई, करंट अफेयर का, और वैसे भी नहीं पता हमें। मीडियन निकालनी है भाई, माध्यक निकालना। अगेन माध्यक बराबर होता है, इन सभी को आप अरेंज करें सीक्वेंस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बीच वाला जो होता है, सबसे बीच वाला, उसको मीडियन कहते हैं। तो आपको सबको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। ठीक है, तो हम 3 इधर करेंगे, 3 इधर करेंगे, बीच में कौन आएगा? चौथा आएगा ना, तो आप चौथा निकाल लो बस, फोर्थ निकाल लो अरेंज करके। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 40। उसके बाद कौन है? 50। 50 के बाद कौन दिख रहा है? 60। 60 के बाद कौन दिख रहा है? 68। तो चौथा कौन सा हो गया? 68 हो गया, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्यों लगा के देखना इसको, स्मार्टली चलिए। इंग्लिश और उसके बाद हिंदी। 9 × ये सब क्या बोला है? 2 साइन को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं बार बार हर मॉक में एक चीज बताता हूँ आपको, रिपीट कर करके, कि यहाँ पे पहले उस साइन को देखिए जहाँ पे डिवाइड है, उस जगह को देखिए जहाँ पे डिवाइड आ रहा है। डिवाइड अगर कंप्लीटली नहीं हो रहा तो कंप्लीट आंसर नहीं आएगा।
तो वो उस वाले पेयर को आपको रखना ही नहीं है। देखो माइनस और इंटू को चेंज कर रहा हूँ, तो इंटू की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह इंटू आ जाएगा। बट डिवाइड को चेक करिए, डिवाइड यहाँ पे है, तो 14/67 कंप्लीटली कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो इस वाले साइन को रखना ही नहीं है। इंटू और प्लस, इंटू और प्लस को, तो इंटू की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह इंटू, अगेन डिवाइड तो कट ही नहीं रहा, तो डिवाइड और माइनस, डिवाइड और माइनस चेंज करें तो माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा। अगेन 67/33 कटेगा क्या? पूरा नहीं। देखो आप कितना टाइम बच गया, ये तीनों ऑप्शन आपको रखने ही नहीं पड़े और सिंपल आंसर चौथा ही होगा, फिर एक ही ऑप्शन बचा। अब देखो डिवाइड प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, तो प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, तो 14 एकम 14, 14 तिया 42 हो गया आंसर। 14 एकम 14, 14 तिया 42 माइनस, नहीं प्लस है ये, 67 - 33। तेरह निम्मा 117, 117 और 67, 7 7 14, 6 7 8, 184 में से 33 का कितना, 4 में 3 1, 5 1, 151। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, इतना टाइम आप बचा सकते हैं इसमें इस तरीके से, इंग्लिश और फिर हिंदी। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश पर एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया। ये भी किसी मॉक में आया हुआ है, बट इसका आंसर हमें याद नहीं है। नहीं, आंसर इसका याद नहीं है हमको, डेट्स थी तो इसलिए याद नहीं हुआ। एमएस वर्ड में टूल फॉर्मेटिंग बार में उपलब्ध सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है 8। ये तो इंपॉर्टेंट भी और आसान भी है। इंग्लिश में देखें, उसके बाद हिंदी में देखें। विकल्प विषम, ऑड वन आउट आपको छांटना है। अगेन मैं बार बार हर मॉक में कहता हूँ आपसे कि लास्ट वाले पेयर को सबसे पहले चेक करना है आपको, ठीक है? तो पी से एल या एल से पी, एल एम एन ओ पी +4, एफ से के, एफ जी एच आई जे के +5 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है यहाँ पे। तो वी 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑड हो गया। यहाँ देख लो आप, टी यू वी डब्ल्यू एक्स सभी में +4 है, यहाँ पे +5 है, तो सेकंड वाला जो है वो ऑड वन आउट हो गया। इंग्लिश में देखिए, उसके बाद हिंदी में देखिए। डैश एक भारतीय शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ती कर्त्री और प्रकाशक थीं, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय आसफ अली, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किसको किया जाता है? अरुणा आसिफ अली जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इंग्लिश में देखिए, फिर हिंदी में देखिए। एक कॉलेज चुनाव में जीतने वाले सचिवीय उम्मीदवार को इतने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, उसने अपने प्रतिद्वंदी को इतने मत से, प्रतिद्वंदी से इतने अधिक मत प्राप्त किए। तो अगर एक को 69 प्राप्त हुए, 69%, 100% होता है, तो दूसरे को कितने प्राप्त हुआ होगा? 31%। तो इससे इसको कितने ज्यादा मिले हैं? तो 8 और 3, 38% ज्यादा मिले हैं इससे इसको। तो 38% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 342। तो टोटल छात्र कितने होंगे? 100% वोट होगा, तो 38% की वैल्यू 342 है। कहाँ लिखे हैं? लिख देते हैं ना, 342 जो है वो 38% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू अपॉन में 38, इंटू 100, 100% की वैल्यू, ठीक है? 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 × 18, 2 एकम 2, 2 × 7 = 14, 2 एकम 2, 19 निम्मा 171, 9 × 100, 900। तो टोटल वोट्स कितने होंगे या विद्यार्थी कितने होंगे? 900। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देखिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। 8 लोग, एक प्रश्न है, इसके उत्तर के लिए इन दोनों कथनों में से कितने कथन की आवश्यकता होगी आपको बताना है। 8 लोग हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई गोला कहाँ बना है? यहाँ पे बना लेते हैं यार। अरे अगर ये थोड़ा सा और सही बन जाता ना, बढ़िया एकदम, नीचे से देखो कितना अच्छा गोला बना है, ऊपर से ही ऐसा हो गया यार। कोई बात नहीं, पहला कथन देखते हैं। टोटल 8 लोग हैं, पहले 8 लोगों को बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे नहीं है कुछ। ओ के विपरीत बैठा है, तो ओ और के यहाँ पे कहाँ बैठाना है पता नहीं। क्यू एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अगेन नहीं कह सकते कुछ भी। जे के ठीक बाईं ओर बैठा है, इसको कह सकते हैं। जे जो है वो के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जे बैठा है, ठीक है। ठीक है, तो पहली वाली अब पूछा गया है, इसने प्रश्न क्या है? ओ के निकटतम दाएं कौन है? तो ओ और के का, ओ का तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहली वाली अकेले तो सफिशिएंट नहीं है। क्यू ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे है, क्यू जो है वो ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे है। अगेन यहाँ पे ये नहीं पता कि ओ कहाँ पे है, क्यू कहाँ पे है। और एल के बाएं से तीसरे स्थान, एल फिर से नहीं पता हमें।
एल यहाँ पे एल के ठीक दाएं है, के ठीक दाएं एल है, ठीक है। क्यू ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, और देखो यहाँ पे और आ गया ना, तो और का मतलब होता है पहले वाले से, और जो का मतलब होता है, जो की का मतलब होता है सेकंड वाले से। तो और एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो क्यू जो है वो एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो एल के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो दायां बायां एक दो तीन, यहाँ पे कौन है, कौन है यहाँ पे, ओ, है ना। ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, क्यू जो है वो ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, और एल, अरे यार ये क्यू है, पहला तो क्यू है ना, क्यू एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, एल के बाएं से एक दो तीन, तीसरे स्थान पे क्यू है, ठीक है। और क्यू ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ओ के दाएं से दूसरे स्थान पे क्यू है, ठीक है। एल के हाँ ये सब हो गया। पूछा कि एल के ओ के निकटतम दाएं, तो ओ के निकटतम दाएं कौन है, ये तो यहाँ नहीं पता। ओ के विपरीत बैठा है, ओ के विपरीत बैठा है, ठीक है। क्यू एम का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है वो एम का पड़ोसी नहीं है, तो एम तो यहाँ पे नहीं बैठा होगा, तो एम या तो यहाँ बैठा होगा या तो यहाँ बैठा होगा। फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन बैठा होगा, क्योंकि दो व्यक्ति बचे ना ऐसे ऐसे। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही डेटा पर्याप्त नहीं है इसका आंसर देने के लिए, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गया। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन स्थायी योजना कब बना था ये, छठी या सातवीं सातवीं में बना था ये। सार्वजनिक और सात से सात, हाँ ऐसे याद किया था शायद। चलिए इंग्लिश और उसके बाद हिंदी, काफ़ी आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 8 मिनट बाकी है। नहीं नहीं यार थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि टाइम नहीं, आज मैं सुबह से ही बैठा हुआ हूँ। एक डेयरी मालिक प्रतिदिन 3 किस्मों फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के 1 लीटर के पैकेटों को इतने लीटर दूध बेचता है, पैकेटों में इतने लीटर, ठीक है। टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। तो अगर फुल क्रीम, ये जो फुल क्रीम एफ, फुल क्रीम अगर 100 यूनिट बिकते हैं, तो टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध से 80% अधिक है, तो टोन्ड मिल्क इससे 80% ज़्यादा, यानी कि 180 बिकता है, ठीक है। और डबल टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री टोन्ड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है, तो इससे 60% कम है डबल टोन। तो डबल टोन इससे 60% कम है, यानी कि इसका 40% है। तो 40%, 8 चौक 72, तो ये 72 है। कुल मिला के कितने लीटर दूध हो गया ये, प्रतिदिन डबल टोन्ड दूध के कितने पैकेट बेचता है ये बताना। तो ये कितना हो गया, 2, 8, 7, 15, 1, 2, 3, तो कुल मिला के वो 352 यूनिट बेच रहा है, बट एक्चुअली में तो वो 528 यूनिट बेच रहा है। तो 352 की एक्चुअल वैल्यू 528, तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 528 अपॉन में 352, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, ठीक है। निकालना क्या है, डबल टोन, यानी कि 72 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 से कट रहा है, 4, 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 3 इधर गया, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 11 से काटें तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 निम्मा 108, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक ऐसे बनेगा, जो तीर सा बन रहा है, ये आपको यहाँ पे देखना है कि ये वाला जो तीर है ना, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे एक तीर सा बनेगा ये। तो इसमें तीर तो नहीं बन रहा, इसमें तीर बन रहा है, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में नहीं बन रहा, और फोर्थ वाले में भी तीर बन रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में से क्या होगा, देखो फोर्थ में तो ये डबल लाइन्स हैं, और इस ऊपर तो डबल लाइन्स है ही नहीं ना, तो एक ही लाइन होगी, जो सेकंड वाला करेक्ट आंसर। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस गो थ्रू हो चुके हैं, केवल 6 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। तो अब हम रिस्क नहीं लेंगे उतना, क्योंकि 94 हमने किए हैं और ऑलमोस्ट ज़्यादातर के सही होने के चांसेस हैं ही, तो हम इसमें रिस्क नहीं लेने का, इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। हालांकि 5 मिनट बचे हुए हैं, तो आप एग्ज़ाम में तो सबमिट कोई नहीं करता इतनी जल्दी, सब चेक करेंगे, बाकी क्वेश्चन में मेहनत कर लेंगे, ठीक है। अगर टाइम बचा हुआ है तो आप दूसरे क्वेश्चंस को देख देख के रीचेक कर सकते हो पेपर, ठीक है। बट हम यहाँ पे सबमिट करते हैं इसको जल्दी से, और इसका देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। आ जाओ भाई जल्दी से।
हमारा साबुन स्लो है भाई बहुत ज़्यादा। ये क्या चल रहा है? हमारा स्कोर रहा है 90। और हमारे 4 क्वेश्चन हमने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो यानी कि हमारे 91 करेक्ट है, 3 गलत है, जिसकी वजह से 1 मार्क्स कट गया है। तो 90 हमारा स्कोर रहा है यहाँ पे। और रैंक हमारी देख सकते हैं आप 226। बट ये बहुत सारे लोगों ने दिया है, 3,81,000, तो लगभग 4 लाख लोगों ने इसको दिया हुआ है। तो मेन चीज़ आपको ना रैंक नहीं देखनी है। अब यहाँ पे 500 लोगों ने दिया होता मान लो, उसमें से आपकी 226 रैंक है, तो क्या ही रैंक है। परसेंटाइल पे मेन फोकस रहना चाहिए आपका, और परसेंटाइल आपकी लगभग 98 से 99 के बीच में होनी चाहिए। आप शुरू के 1 से 2% लोगों में रहने चाहिए हो, जब जाके आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। ठीक है। कई बार हो सकता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, टफ है थोड़ा सा। अगर एग्जाम का लेवल टफ है तो मार्क्स तो आपके कम आएंगे, बट केवल आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, वो सभी के मार्क्स कम आएंगे। ठीक है। तो वो आपको परसेंटाइल देखनी है अपनी। ठीक है। तो चलिए अब आपको इसको क्या करना है, इसको डिटेल्ड आप इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। बट आप क्या करिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाइए। ठीक है। सॉल्यूशंस पे जाइए डायरेक्ट। चलिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वो देखिए जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिए जो आपके गलत हुए हैं। ठीक है। जैसे हमारे कौन कौन से गलत हुए हैं वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। कि 41 हमारा गलत हुआ है, और जिसका सही आंसर, अच्छा ये तो हमने तुक्का मारा था ना, हमें लग रहा था कि ये वाला है, बट इसका था ये वाला। ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, हालांकि ये 2024 का है। इंपॉर्टेंट क्या है, वेटलैंड्स है ना, आर्द्र भूमि। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा आपको मैंने अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करना बताया हुआ है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया था ना 4 जनवरी का, एनटीपीसी का, वो आप सर्च करिए। उसके एंड में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है इसका। ठीक है। तो अच्छे से एनालाइज करेंगे इसको। तो 41 गलत हुआ है, 47 हमारा गलत हुआ है। ये क्यों गलत हो गया, हमने क्या लगाया था, नेशनल सर्वे, आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे लगाया था, तो ये होगा फिर इसका। ओह माय गॉड, ये क्या है भाई, नीति आयोग इसका सही आंसर है। तो ये भी आप देख लो भाई। चलो जल्दी जल्दी से दिखाते हैं फिर कौन कौन से हमारे गलत हुए हैं। 73 हमारा गलत हुआ है। ओह माय गॉड, मैथ्स का भी हमसे एक गलत हुआ है क्वेश्चन। इसका क्या आंसर लगाया था, 104 समथिंग, और 61 इसका सही आंसर है। ये कैसे हो गया भाई, हमने क्या गलती कर दी इसमें। सेम फॉर्मूला हमारे वाले यूज़ किया है इसने, मतलब नहीं यही वाला यूज़ किया है सेम। तो सब कुछ सही तो है, 2200/21 माइनस 25 इंटू, मैंने 1.7 रखा था, इन्होंने 1.732 रखा है। और इसकी वजह से इतने आंसर में, पता है इसकी वजह से इतना डिफरेंस आ गया आंसर में। बताओ यार, ये कैसे हो गया यार। चलो भाई, तो ये इसका सही सॉल्यूशन देख लेना है ना, टाइम का इशू जल्दी से करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आज सुबह से बैठे ही हुआ हूँ इस पे लगातार। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, अब मैं उसको दिखाता हूँ जो हमने स्किप किए थे, उसका आंसर सही क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, देख लो आप, सी है, डेविड धवन इसका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन हमने स्किप किया था, इसका सही आंसर क्या है, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है। आप लोग कहते हो ना मैं आंसर दिखा दिया करूँ जो जो हमने स्किप किए हैं उसका भी, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो 51 का क्या है, 51 का क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 51 का। 52 का क्या है यार, इसकी वैल्यूज़ मैं भी याद करूँगा, आप भी याद करना। अरे वाह, सही तुक्का। तो भाई इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है, पॉज करके देख सकते हो आप इसको। ठीक है। हालांकि आप खुद भी लगाइए ना मॉक, इसमें क्या देखना, आप खुद लगाइए मॉक, उसमें देखिए जाके। तो 52 का ये वाला आंसर है, और 52 के बाद 89। तो 89 का कौन है भाई, सेकंड वाला आंसर है। ठीक है। 92 का क्या है, फोर्थ आंसर है। ठीक है। 92 का फोर्थ आंसर है। तो ये वाले थे जो हमने स्किप किए थे, और जो हमने गलत किए थे वो भी हमने देख लिया। तो कुल मिला के ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। ठीक है। जिसमें हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा, 90 मार्क्स के अराउंड, जो कि ईजी था मॉक, उतना ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं।
इजी मॉक था, इस वजह से मार्क्स भी थोड़े ठीक है। और आप लोग भी लगातार मॉक लगाइए, अब आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एनटीपीसी का ही नंबर है। अब ये वाला जो लास्ट का टाइम है ना, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ये आपका डिसाइड करेगा। आप लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, बट अभी इस टाइम पे अगर आपने स्किप कर दिया ना तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, तो इस टाइम को आपको क्या करना है, जल्दी से बहुत ज़्यादा बूस्ट देना है अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, डेली मॉक लगाइए, कम से कम ये फुल लेंथ मॉक तो आप डेली लगाइए। ठीक है, और आपको मॉक कहाँ से लगाने हैं, टेक्स्ट बुक से मॉक लगाइए, एकदम एग्जाम लाइक मॉक्स होते हैं। प्रीवियस ईयर के भी मॉक लगाइए और ये फुल लेंथ में मॉक लगाइए, और डेली लगाना है अब तो एक मॉक। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो भाई, जाके जल्दी से टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लो। ठीक है, और पास प्रो का जो अभी प्राइस चल रहा है वो काफ़ी आपको देख सकते हो आप, काफ़ी डाउन आ चुका है। तो 439 में आपको ये पास मिल रहा है। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्या करिए, ओपन करिए, और उसमें आप जाके हमारा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, MOCK10। ठीक है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, और 439 इसमें आपको ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास है ऑलरेडी पास प्रो तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए, अगर आपके पास पास प्रो नहीं है तो जाकर जल्दी से परचेज करिए और डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ठीक है, ना केवल रेलवे के लिए, बाकी सब एग्जाम के लिए भी आपको काम आने वाला है पूरे एक साल के लिए। ठीक है, तो ये नहीं कि केवल रेलवे के एग्जाम के लिए काम आएगा, हर एक एग्जाम के लिए आपको ये काम आएगा। सभी एग्जाम के, लगभग सभी एग्जाम के यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप भी अब मॉक टेस्ट लगाते रहिए, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है ना, अच्छे तरीके से लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर लगाना है आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।